गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। हम अपने बीएड फर्स्ट ईयर के ऑप्शनल पेपर कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ एजुकेशन में वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसमें हमने पिछली क्लास में बालिका शिक्षा की क्या समस्याएं हैं और ये समस्या किस स्तर पर है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ते हुए इसी प्रकरण को, जो समस्या है उसके समाधान के रूप में देखेंगे। साथ में समानता और न्याय क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी बात करेंगे। जैसा कि हमने समस्याओं में बालिका शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, इस पर हमने जब बात की थी तो हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट कुछ डिस्कस किए थे आपस में, जिससे रिलेटेड ही उसके समाधान आपके समक्ष निकल कर आएंगे। जैसे कि हमने बात की थी समस्याओं में आर्थिक समस्या, तो हम आर्थिक समस्या का हल ढूंढेंगे, तब उसके बालिका शिक्षा का जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगा या उस समस्या के समाधान के रूप में हमें वो प्राप्त होगा। तो किस प्रकार से हम इन चीज़ों को अपने समाज में ला सकते हैं, और ये जो एक प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने कि बालिकाओं की शिक्षा की हम बात क्यों करते हैं, आज हमें उसकी ओर ध्यान देने की क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएंगी। क्योंकि बालिका शिक्षा के विकास में हम देखते हैं कि अनेक बाधाएं हैं, परंतु यदि हम सभी मिलकर साहसपूर्वक इन सभी बाधाओं का सामना करें तो इन पर आसानी से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि आर्थिक समस्या का हल हम किस प्रकार ढूंढ सकते हैं। तो आर्थिक समस्या को हल करने के लिए हमें केंद्र सरकार का जो कर्तव्य है कि राज्य सरकारों को पर्याप्त अनुदान दें। राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे इस अनुदान का उचित मात्रा में प्रयोग बालिका शिक्षा के विकास के लिए करें तथा बालिका विद्यालयों को इतनी आर्थिक सहायता दें कि वे यहाँ अधिक से अधिक बालिकाओं को प्रवेश दे सकें। यानी जो भी आर्थिक सहायता है वह केंद्र से राज्य स्तर तक पहुँचते हुए समाज में उसका जो वितरण हो वो बहुत अच्छा हो, और हमें बालिका शिक्षा को जो भी अनुदान देना है वो अधिक से अधिक देना है, क्योंकि हमें इस समस्या का समाधान करना है। तो जब अनुदान अधिक से अधिक आएगा तो बालिकाओं के जो प्रवेश या उनसे संबंधित जो भी समस्या है, विद्यालय की समस्या, अध्यापकों की समस्या, उनका समाधान आसानी से हो सकेगा। रूढ़वादिता के उन्मूलन की बात करें तो हमें अपने समाज में जो भी रूढ़वादिता लोगों के मन में है, जिस प्रकार की हमने विचारधारा अपने अंदर बना रखी है, उसे परिवर्तित कर हम स्त्री शिक्षा का विकास कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना परिवर्तन के स्त्री शिक्षा का विकास संभव नहीं है। तो हमें अपने समाज को नवीनता से जोड़ना है और संस्कृति को साथ में लेते हुए रूढ़िवादिता के जो विचारधारा है, जो संकीर्ण विचारधारा है, उसे समाप्त करने का प्रयास करना है। दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात करें तो बालिका शिक्षा के विकास के लिए जनसाधारण का जो भी दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन करना होगा हमको। इसके लिए कहीं ना कहीं ये जरूर आवश्यक है कि जनसाधारण को शिक्षा के वास्तविक अर्थ बताए जाएं कि शिक्षा समाज के लिए क्यों जरूरी है, और समाज बालक और बालिका दोनों से मिलकर बनता है। तो इसलिए केवल बालक की शिक्षा पर ही हमें ध्यान नहीं देना है, बालिकाओं की शिक्षा पर भी हमें ध्यान देना है, और उसके उद्देश्यों पर हमें व्यापक प्रकाश डालना पड़ेगा। तभी शिक्षा को केवल हम ये मान कर ना चले कि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए है का साधन मान लिया जाए, क्योंकि समाज में ये मानसिकता कहीं ना कहीं बालिका शिक्षा को रोकती है। तो इस प्रकार शिक्षा के महत्व और उसके लाभों का जो भी ज्ञान है हमें अन्य विविध साधनों के द्वारा करवाना चाहिए, जैसे कि फिल्मों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, सेमिनार वगैरह करवाने चाहिए, वर्कशॉप होनी चाहिए, जिन पर हम इस प्रकार के प्रकरण को सम्मिलित करें और उससे रिलेटेड व्याख्यानों का प्रयोग कर प्रचुर मात्रा में इनको समाज में प्रसारित करें, जिससे क्या होगा कि हमारे देश के जो भी पुरुष वर्ग का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण है वह कहीं ना कहीं बदल जाएगा
और वह यह समझने लगेंगे कि सुयोग्य नागरिकों का निर्माण सुयोग्य और शिक्षित माताओं के द्वारा ही संभव है और बालिका शिक्षा के मार्ग में आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है कि जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन मात्र नहीं है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उसके विचारों को उच्च बनाती है, साथ में उसको मतलब एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। ये सारे विचार यदि हमारे अंदर शिक्षा से संबंधित होकर हमारे पास हम रखेंगे या किसी और में हम ये चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे या समाज में ये चीज़ें प्रसारित करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो दृष्टिकोण है शिक्षा को लेकर कि शिक्षित व्यक्ति ही नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो ये दृष्टिकोण जैसे ही परिवर्तित होगा हमारे समाज में, बालिका शिक्षा में सुधार होता स्वतः ही चला जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शिक्षा प्रसार में सुधार की यदि हम बात करें तो बालिका शिक्षा का जो संपूर्ण प्रशासन पुरुष वर्ग के हाथों में न होकर महिला वर्ग के हाथों में भी होना चाहिए, क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा उप संचालिका तथा उसकी अधीनता में विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति करे। निरीक्षिकाओं के द्वारा ही बालिका विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए और बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा नीति का निर्धारण भी स्त्री शिक्षाविदों द्वारा किया जाए। वास्तव में स्त्रियों की समस्या और उनकी आवश्यकता को भली प्रकार समझ सकती हैं। तो जो भी हमारे समाज में प्रशासन में जो पूर्णता पुरुष वर्ग के हाथों में है, तो उसे अध्यापिकाओं या शिक्षिकाओं या शिक्षाविदों के हाथों में, स्त्री शिक्षाविदों के हाथों में हमें देना चाहिए, जिससे जो भी बालिका शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं वो अच्छे से समझेंगे और उन समस्याओं का समाधान या निराकरण बहुत आसानी से किया जाना संभव हो पाएगा। इसी क्रम में अव्यय और अवरोधन का उपचार की यदि हम बात करें, क्योंकि समस्या के रूप में हम इसे देख चुके हैं कि बालिकाएं जब विद्यालय में प्रवेश लेती हैं तो उनकी जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं बीच में अवरुद्ध हो जाती है। किस कारण से हो जाती है, ये अव्यय या अवरोधन क्यों होता है, तो इसको जब हम उपचार इसका करते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं हम इसका उपचार। अव्यय और अवरोधन रोकने के लिए सबसे पहले तो हमें विद्यालय का जो भी वातावरण है उसे बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, बहुत आकर्षक बनाना है। पाठ्यक्रम को, जो भी पाठ्यक्रम वहाँ चल रहा है उसे यथासंभव रोचक और उपयोगी बनाने का प्रयास करना है। रोचक और मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग करना है। परीक्षण प्रणालियों में भी सुधार करना है हमें। अंशकालीन शिक्षा का प्रबंधन करना है। शिक्षण में खेल विधियों का समावेश करना है और बालिका शिक्षा के प्रति जो भी अभिभावकों का दृष्टिकोण है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभिभावकों के दृष्टिकोण में हमें परिवर्तन करना है, क्योंकि जब अभिभावकों का दृष्टिकोण बालिका शिक्षा को लेकर बहुत ही अच्छा होगा या बहुत ही उच्च कोटि का होगा, तो फिर वहाँ अव्यय या अवरोधन की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं समाप्त होती नजर आएगी। आगे देखते हैं बालिका विद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो हमारे समाज में बालिका विद्यालयों की स्थापना जो है उस पर हम जोर दे सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बालिका विद्यालय की स्थापना हमें बालिका शिक्षा को बढ़ावा देगी। सरकार का कर्तव्य है कि अधिक से अधिक बालिका विद्यालयों की स्थापना करें। माध्यमिक स्तर पर भी अधिक से अधिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। जो बालिका विद्यालय अमान्य हैं उन्हें सरकार द्वारा शीघ्र मान्यता प्रदान की जाए और आवश्यकता पड़ने पर बालिका विद्यालयों के निर्माण के लिए स्थायी कर का भी निर्धारण किया जाए। जो भी समाज के या स्थानीय प्रशासन है, जो भी वह धनी और संपन्न जो भी व्यक्ति हैं, बालिका विद्यालयों की स्थापना हेतु अधिक से अधिक सहायता के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। तो इस तरह से जब बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ेगी तो स्वतः ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बात करें यदि हम ग्रामीण अंचल शालाओं एवं सह शालाओं में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की, तो अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं अपने दृष्टिकोण में तभी परिवर्तन ला सकता है जब हम उसके अनुरूप व्यवस्थाएं करेंगे। तो व्यवस्था किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी पाठशालाएं हैं या उनसे जुड़ी सह पाठशालाएं हैं
उन पर मुख्य रूप से हमें शिक्षित अध्यापिकाओं को संबंधित अथवा निकटतम ग्राम के विद्यालय में नियुक्त करना होगा। अध्यापन के प्रति अधिक से अधिक स्त्रियां आकर्षित हों, इसके लिए अध्यापिकाओं को वेतन जो दिया जाता है उनकी दरों में वृद्धि करनी होगी। जिन अध्यापिकाओं के पति भी अध्यापक हैं, उन्हें एक साथ रहने की सुविधा प्रदान करना तथा उनका स्थानांतरण भी एक स्थान पर करना होगा। अध्यापकों की शिक्षित पत्नियों को शिक्षण कार्य की सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था करना, आयु तथा योग्यता संबंधी छूट प्रदान करना, अप्रशिक्षित स्त्रियों को आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त करना, शिक्षण में रुचि रखने वाली बालिकाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करना, साथ ही वर्तमान में जो भी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनका विस्तार करना और नवीन महिला प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। तो इस प्रकार से हम ये बहुत सारी बातें सम्मिलित कर सकते हैं अध्यापिकाओं की नियुक्ति से संबंधित, जो कहीं ना कहीं आपको बालिका शिक्षा के समाधान में सहयोग प्रदान करेगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की यदि हम बात करें तो बालिकाओं के पाठ्यक्रम में पर्याप्त परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बालकों और बालिकाओं की व्यक्तिगत क्षमताओं, अभिवृत्तियों और रुचियों में भिन्नता होती है। हम देखते हैं कि घर में बालक भी है, हमारे घर में एक बालिका भी है, तो दोनों की रुचियां अलग अलग होंगी, दोनों का व्यवहार में अलग अलग होगा, दोनों का स्वभाव में अंतर होगा। तो इस प्रकार से जब उनकी क्षमताएं, अभिवृत्तियां और रुचियों की भिन्नता को हम देखते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें बालक और बालिकाओं का जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय हमें इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि बालिकाओं के पाठ्यक्रम में हमें कुछ ऐसे विषय सम्मिलित करने चाहिए जो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें या उनके पढ़ाई उपयोगी होने के साथ साथ वो जीवनोपयोगी भी हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर में बालक बालिकाओं के पाठ्यक्रम में एक तरह से समानता रखी जानी चाहिए। जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं वहाँ पर हम बालक बालिकाओं का जो भी पाठ्यक्रम है उन्हें एक जैसा ही चलाएं। माध्यमिक स्तर पर भोजन शास्त्र, गृह विज्ञान, सिलाई कटाई, बुनाई आदि की शिक्षा प्रदान की जाए। तो इस तरह के हमें विषय सम्मिलित करने चाहिए माध्यमिक स्तर पर। उच्च स्तर पर बात करें तो गृह अर्थशास्त्र, गृह शिल्प, गृह प्रबंधन आदि की शिक्षा की व्यवस्था की जाए और सामान्य विषयों के शिक्षण को भी चलने दिया जाए कि मतलब बालिका की जिसमें रुचि है वो उस प्रकार के विषय ले सकती है, लेकिन हमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी इनके लिए बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब ऑप्शन बच्चे के सामने होगा तभी तो उस विषय में वो रुचि लेगा, और जब वो विषय उसके जीवन से संबंधित होगा या जीवनोपयोगी होगा तो बालिका शिक्षा की जो भी बाधा है वो कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से समाप्त होती हुई नजर आएगी। तो इसी क्रम में हम बालिकाओं के लिए संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा की व्यवस्था विशेष रूप से हम कर सकते हैं। इस तरह के विद्यालय भी खोल सकते हैं बड़े स्तर पर, और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था करना भी परम आवश्यक है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था को लाकर हम बालिका शिक्षा में समाधान ढूंढ सकते हैं। सरकार का उदार दृष्टिकोण की बात करें तो सरकार का कर्तव्य है कि बालिका शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाए और बालिका शिक्षा के महत्व की उपेक्षा न करके उसे राष्ट्र हित की ही योजना माना जाए। साथ ही विभिन्न साधनों द्वारा स्त्री शिक्षा का प्रसार में योग दिया जाए। तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि सिर्फ बालिका शिक्षा की उपेक्षा नहीं करे, उसके लिए जो भी बन सकता है सरकार को उसके लिए करना होगा और उसे बढ़ावा देना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने ना खड़ी हो जाए। तो आज जिस स्तर पर भी ये समस्या हमारे सामने है हमें उसका समाधान कर उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की है। तो सरकार इसको बढ़ावा देगी और बाद में सारी जनता या प्रजा उस पर अपना दृष्टिकोण बदलते हुए उसको स्वीकार करेगी, तो ये समस्या स्वतः ही समाप्त होगी हमारे समाज से।
ग्रामीण दृष्टिकोण में परिवर्तन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर समान शिक्षा का प्रसार किया जाए और विभिन्न गोष्ठियां या आंदोलनों के द्वारा ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए। ग्रामवासियों को शिक्षा का महत्व समझाया जाए और शिक्षा के प्रति जो भी परंपरागत विचारधाराएं हैं उनका उन्मूलन किया जाए। तो हम किस प्रकार से ग्रामीण व्यक्तियों की या ग्रामीण जो निवासी हैं उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते हैं, तो कुछ बहुत सारे एनजीओ आगे आते हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास करती है। ग्रामीणों को जो वहाँ के प्रधान होते हैं वो इस तरह की योजनाएं या इस तरह की संगोष्ठी करके ग्रामीणों की सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि शिक्षा सबके लिए क्यों जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यदि पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्वयं को मजबूत करते हुए समाज के लिए वह एक अच्छा स्तंभ बनने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चे और बच्चियों दोनों को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब हमारा समाज पहले जैसा नहीं है, परिवर्तनशील है। यहाँ पर बालिका शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है, सरकार ने इस तरह की योजनाएं हमारे लिए रख रखी हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो इस तरह से हमें ग्रामीणों को समझाना है, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है। तो कहीं ना कहीं जो ये समस्या है बालिका शिक्षा की, इसके समाधान हमें अवश्य मिलेंगे और इसके अच्छे परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। तो इस तरह से हम स्वयं से और सरकार के प्रयासों से इस समस्या से लड़ सकते हैं और इस समस्या को समाप्त करने में एक दूसरे का सहयोग लेते हुए कहीं ना कहीं इस समस्या की समाप्ति में अपना योगदान भी दे सकते हैं। बात करते हैं हम मीनिंग एंड नीड ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वालिटी की। तो इसमें समानता और न्याय का अर्थ और आवश्यकता क्यों है, तो हम पहले जानते हैं कि समानता क्या है, समानता की बात हम क्यों करते हैं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार के पक्षपात को स्वीकार नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह धनी हो या निर्धन, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रदेश का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, देहात का हो, शहर का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसा हमारे संविधान में हमें बताया गया है। उसे किसी भी प्रकार से, किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ऐसा अवसर सही अर्थ में भारतीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को मिलने से ही देश में लोकतंत्र सफल हो सकता है। क्योंकि हम लोगों को एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर देने और अवसरों की समानता उपलब्ध कराने में एक बड़ा अंतर है। इस बिंदु को अगर आप ध्यान से देखें तो शिक्षा प्राप्ति के अधिकार के उदाहरण से स्पष्ट करना इसको चाहूंगी मैं कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं लेकर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लिया गया है और यह संकल्प लिया गया है कि प्रत्येक बालक को बिना किसी पक्षपात के शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी और इसके लिए उसे समान रूप से अवसर दिए जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि सभी को एक समान शिक्षा दी जाएगी, सभी के लिए इस प्रकार का ही पाठ्यक्रम हो या सभी को एक ही प्रकार से शिक्षित किया जाए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। शिक्षा में न्याय से तात्पर्य है कि अवसरों की समानता। अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक बालक को अपनी रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने से इसलिए वंचित नहीं किया जाए कि उसके पास धन एवं साधन का अभाव, प्रतिभाओं को साधन के अभाव में कुंठित नहीं होना पड़े। हमें ऐसी व्यवस्था अपने समाज में लानी है। इस प्रकार की भावना हमें जनतंत्र में जागृत करनी है या जनतंत्र का आधार बनानी होगी कि प्रत्येक ऐसे स्थान पर रहने, कार्य करने का व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि वह उसके योग्य है। इसमें हम किसी भी प्रकार की जाति, क्षेत्र, धर्म, धन किसी भी रूप से इन चीजों को बाधक रूप में नहीं देखेंगे और व्यक्ति को अपने विकास का समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण बनाएंगे। न्याय के समान
समानता भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए न्याय का महत्व है, उसी प्रकार समानता का भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने अनेक संघर्ष किए, उसी प्रकार समानता के लिए भी मनुष्य प्रयत्नशील रहा है। तो हम अपने समाज में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लाना चाहते हैं जो व्यक्ति में समानता और न्याय की बात करे, समान शिक्षा की बात नहीं करे। बात हम इस शब्द को मैं थोड़ा सा और मतलब समानता किस प्रकार की होनी चाहिए, तो समानता का एक भ्रमपूर्ण जो अर्थ है उसकी मैं बात करूंगी यहाँ पर कि किस प्रकार का हम समानता से रिलेटेड अपने मन में किस प्रकार की भ्रामक अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो उस अर्थ को हमें स्वीकार नहीं करना है, जो समानता का सही अर्थ है उसे हमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समानता का भ्रमपूर्ण अर्थ क्या है हमारे सोसाइटी में, लोगों के अंदर किस प्रकार हम समानता को समझने का प्रयास करते हैं। इस अर्थ को यदि आप देखें तो ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान उत्पन्न किया है, सभी मनुष्य समान हैं, सबके एक जैसी 5 इंद्रियां हैं। ऐसी दशा में राज्य में सबको समान भोजन, समान शिक्षा, समान मकान, समान वेतन आदि मिलना चाहिए, परंतु समानता का यह भ्रमपूर्ण अर्थ है, क्योंकि प्रकृति ने समस्त व्यक्तियों को समान उत्पन्न नहीं किया। मनुष्य में स्वभाव, बुद्धि, शक्ति, क्षमता की दृष्टि से बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अगर आप रंग रूप की बात करें तो वो एक जैसा नहीं होता है, तो फिर बुद्धि और शक्ति और क्षमता कैसे एक जैसी हो सकती है। तो इनमें जब परस्पर भिन्नता है, कोई तीव्र बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, किसी की साहित्य में रुचि होती है, किसी को विज्ञान विषय पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानवीय प्रयासों में अंतर है। एक व्यक्ति परिश्रमी होता है, दूसरा व्यक्ति आलसी होता है, और कोई कामचोर भी होता है। तो ऐसी दशा में सबको एक सा वेतन देना, एक से मकान देना या अन्य समान सुविधाएं देना संभव नहीं हो सकता है। जिस प्रकार समानता ईश्वरकृत और प्राकृतिक है, उसी प्रकार समानता भी प्राकृतिक है। तो इस तरह के जो भ्रमपूर्वक हमारे मन में जो भी समानता को लेकर इस तरह की विचारधारा है, हमें उसे परिवर्तित करना है कि समानता का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक समान उत्पन्न किया है तो हम सारी चीजों का वितरण उन पर एक समान ही करें। समानता के सही अर्थ को समझें तो प्रकृति मनुष्य को एक सा नहीं बनाती। कुछ जन्म से शक्तिशाली, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली होते हैं, तो कुछ मंदबुद्धि और निर्बल होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि असमानता को समाप्त करना संभव नहीं है, परंतु जो असमानता समाज में उत्पन्न की जाती है वह घातक होती है। समाज में जानबूझकर ऊंच नीच का भेद उत्पन्न किया जाता है तथा कुछ को अपने विकास के अवसर दिए जाते हैं और कुछ को नहीं दिए जाते, तब उसके विरोध में ही समानता की आवाज उठाई जाती है। इस प्रकार सही रूप में समानता के अर्थ को यदि देखें आप तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए उचित और समान अवसर प्राप्त होने चाहिए तथा किसी विशेष वर्ग को ऐसी अनुचित सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों के विकास में बाधा डाले। या समानता को और स्पष्ट करने के लिए मैं बताऊंगी कि समानता से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण समाज के समस्त व्यक्ति जो भी हैं उनके व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि असमानता का अंत हो जाए जिस कारण सामाजिक विषमता है। तो यानी कि हमें जैसे व्यक्तियों में असमानता होती है, जन्म से कोई शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, लेकिन हमें समाज में जो भी
हमने दायरे बना रखे हैं कि ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये पैसे वाला है, इसलिए अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ सकता है। तो इस तरह के दृष्टिकोण को हमें समाप्त करना है और वहाँ हमें इक्वालिटी की बात करनी है कि यदि व्यक्ति के अंदर योग्यता है, यदि व्यक्ति के अंदर क्षमता है और वो उस कार्य को करना चाहता है, तो हम किसी भी प्रकार की असमानता जो हमारे समाज में बनी हुई है जाति धर्म और व्यवस्थाओं को लेकर कि ये लड़की है ये लड़का है, इस तरह की असमानता को हमें अपने समाज से खत्म करना है। इसी क्रम में मैं लास्की महोदय द्वारा दी गई डेफिनेशन को आपके समक्ष रखती हूँ। इन्होंने समानता के विषय में एक परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था, सर्वप्रथम समानता का अर्थ यह है कि समाज में कोई विशेष वर्ग ना हो। द्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और शक्ति के पूर्ण उपयोग का समान अवसर प्राप्त हो। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अगर हम इन्हें इसे बहुत गहराई से देखें तो इनकी बात में बहुत वो चीज छिपी है जो हम आज के समय में अपने आसपास महसूस करते हैं कि हमें सर्वप्रथम समानता का अर्थ है, हमें यह मानना है कि समाज में कोई विशेष वर्ग ना हो, यानी कोई विशेष ना हो, सब एक जैसे हैं, सब समान है, सब सामान्य है। द्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और शक्ति के पूर्ण उपयोग का समान अवसर, यानी हम जो भी अवसर बनाए और व्यक्ति के अंदर यदि उसकी योग्यता और शक्ति है तो वह उस अवसर को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इस तरह से आज हमने समानता के अर्थ की बात की। अगली कक्षा में जो कल हम बात करेंगे वर्तमान भारत में समानता की, और इसी से आगे जो भी आपका प्रकरण रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि शैक्षिक अवसरों में समानता की बात हम करेंगे और साथ में शैक्षिक अवसरों में समानता का क्या अर्थ है, असमानता क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो ये सारे प्रकरणों की चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। आज हमने आप लोगों के समक्ष बालिका एजुकेशन की समस्या के समाधान की बात की और उसके साथ समानता और न्याय के अर्थ की बात की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube में जो भी वीडियो कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड मैं अपलोड करती हूँ, उन्हें आप उस चैनल पर जाकर रोज का रोज देखते जाइए, जिससे आपके जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के ऑप्शनल पेपर से रिलेटेड टॉपिक है वो क्लियर होते चले जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं यह आपको सहयोग प्रदान करेंगे। तो आप लोग LTCM चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं सभी वहाँ पर मिलेंगे। वहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको इस पेपर कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ इंडियन एजुकेशन के जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद सभी को।